चेयरमैन मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पर। जब भी बाज़ार पे कोई विपदा आती है या आप परेशानी देखते हैं जो आपको फलक पर आती हुई दिखे, हम लोग बहुत ही बड़े बड़े दिग्गज लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं और वो मूड और माहौल को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ के ये बताते हैं कि आगे क्या होगा। अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका। बताइए, बाज़ार कोविड की समस्याओं से झूल रहा है लेकिन गिरावट नहीं आती हुई दिख रही। ये एक बहुत ही अच्छा लक्षण है। आगे आने वाले समय में किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट्स को रिएक्ट करते हुए देखते हैं अगर ये कोविड की समस्या बेकाबू होती है तो? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, कोविड की समस्या किसी को नहीं मालूम कि किस रास्ते जाएगी, किस ह्यूमन ट्रेजेडी है। और जो सेकेंड वेव है नाउ, हम लोग आई थिंक विश्व की प्रॉब्लम है, लेकिन वी आर ऑलमोस्ट 55-57% ऑफ द वर्ल्ड केसेस टुडे। तो अपने आप में एक मतलब ट्रेजेडी है ये, एंड अभी बढ़ रहा है। ये कहाँ रुकेगा मालूम नहीं, लेकिन देखिए, कोविड का सबसे भयानक रूप अभी सामने है। लेकिन जो फियर होता है बाजार में, फाइनेंशियल मार्केट्स में जो फियर होता है वो बहुत कम है कंपेयर टू लास्ट ईयर, जब कोविड मुश्किल से 5,000 केसेस 10,000 केसेस थे। इस समय उसके उसके सामने यहाँ 4 लाख केसेस है, लेकिन फियर उस समय बहुत ज्यादा था। सरकार ने फुल लॉकडाउन कर दिया था। तो फर्क ये है कि बाजार मूव होता है फियर और ग्रीड से, बिकॉज साइकोलॉजिकल मार्केट। तो psychological market today is telling me that fear is much lesser than last year. Last year इस समय विक्स था करीब 85 के आसपास, अभी विक्स है 23-24 के आसपास। तो वो मतलब समझिए आप एक तिहाई एक चौथाई जैसा अभी डर है कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो वो उसी कारण से आपको बाजार में काफी सैनिटी नजर आ रही है। हालांकि बाजार एकदम कुछ बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहा है आफ्टर रिकवरी फ्रॉम द बॉटम, लेकिन अभी भी ठीक है, बाजार अच्छा। जी, रामदेव जी, यहाँ से आगे की रणनीति सेट कीजिए। हम लोग चौथी तिमाही के नतीजे देख रहे हैं और जो फ्रंट लाइन कंपनीज हैं वहाँ पर आप बढ़िया मार्जिन एक्सपेंशन देख रहे हैं। टॉप लाइन और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ रहे हैं। गाइडेंस बहुत मजबूत है। कौन से ऐसे 3 सेक्टर आपको लगते हैं जो आगे आने वाले 9 से 15 महीने में आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे और वहां पर हमारे दर्शकों को, इन्वेस्टर्स को और शेयर होल्डर्स को नजर रखनी चाहिए? ये एक तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, और ये डेवलप कंट्रीज को ज़्यादा जाता है, पर्टिकुलरली यूरोप और अमेरिका को। तो वहाँ पर एक्चुअली रिकवरी है बहुत ज़्यादा और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुकिंग है। और चूंकि वर्क फ्रॉम होम है तो उनके एग्जीक्यूशन में भी उतनी चैलेंज है, थोड़ी सी चैलेंज है लेकिन उतना चैलेंज नहीं है। सो वो एक सेक्टर यहाँ पर आपको छोटे बड़े मोटे पतले सब तरह के कंपनी मिलेंगे, और वो एक थोड़ा एवरग्रीन टाइप ऑफ सेक्टर है, और वैल्यूएशंस भी उतने डिमांडिंग नहीं है। तो मतलब हाईएस्ट वैल्यूएशंस आर लाइक 30 to 33 टाइम्स ट्रेलिंग। तो मुझे वो एक सेक्टर ठीक लगता है जहाँ पर आपको 15-20% बढ़ाने के लिए विथ लिमिटेड डाउन साइड, वो एक अच्छा लगता है। दूसरा फार्मास्यूटिकल सेलेक्टिवली, वैक्सीन का आ रहा है, फिर उसके बाद और दूसरे रिलेटेड फार्मा रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज इट्स अ हेल्थ ट्रेजेडी। तो फार्मा रिक्वायरमेंट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उसमें कई कंपनीज को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। सो वो एक सेक्टर दूसरा अच्छा लगता है। तीसरा, आपको जो कमोडिटीज है, मेटल्स है, सीमेंट है। अभी इंफ्रा स्पेंड वर्ल्ड वाइड बहुत जोर से रिकवर होने वाला है। इंटरेस्ट रेट्स आर लोअर, कैप्चर बाय द गवर्नमेंट्स आर गोइंग वेरी हाई। तो उसके चलते, और लॉजिस्टिक वर्ल्ड वाइड काफी डिस्टर्ब है, उसको देखते हुए लगता है कि काफी काफी मात्रा में काउंटिंग में उछाल है। अब वो कितने दिन चलेगा, कितना स्टेबल है, यहाँ से बढ़ेगा ये नहीं बोल सकता मैं, लेकिन बहुत अनप्रेसिडेंटेड प्राइसेस हैं। एंड हेंस एटलीस्ट द शॉर्ट टर्म मार्जिन सिक्लिकली, ये सिक्लिकल है, तो दिस इज वन सिक्लिकल विच इज गोइंग टू, मेरे हिसाब से इट इज गोइंग टू वेरी वेल। एंड देन यू हैव सेलेक्टिव कंपनीज विच आर बेनिफिशियरीज ऑफ करंट क्राइसिस। ये क्राइसिस ऐसा है जिसमें कुछ के तो मतलब बेचारे बैंकरप्सी हो गई या दुकान बंद हो गए, लेकिन कुछ कंपनीज हैं या कुछ बिजनेसेस हैं जिनको मतलब अनप्रेसिडेंटेड बेनिफिट हो गया। देखिए, ब्रोकिंग हो रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज, दे आर बूमिंग लास्ट 12 मंथ, बिकॉज पीपल आर एट होम, पीपल आर ट्रेडिंग, न्यू कंपनी अकाउंट्स आर कमिंग, ऑनलाइनिंग ऑफ द बिजनेस आर हैपनिंग। तो जहां जहां ऑनलाइन मोटर लग गया है तो बिजनेस में, आई थिंक उनका उद्धार हो गया। सो ऐसे आपको पोर्टफोलियो इस ढंग से आपको बदलते माहौल में आपको पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डायनामिक पड़ेगा।
वाकई सर, मैं आप यकीन मानिए मैं आपसे मेटल्स पे ही प्रश्न पूछने वाला था, लेकिन शैल जी के प्रश्न के जवाब के एवज में आपने मेटल्स का जिक्र कर दिया, तो मैं अब चलता हूँ दूसरे स्पेस के पास के बारे में, बैंक्स। सर अब हम ऑलमोस्ट आप देखिए तो अप्रैल में लॉकडाउन की स्थिति में है, सेवरल स्टेट्स, बहुत सारी स्टेट्स जो है लॉकडाउन की स्थिति में है। आप बैंक्स को कैसे रीड कर रहे हैं? आई मीन फिर मोरेटोरियम, फिर वही अगर आप देखें दिक्कतें, ऐसे में आप बैंक्स को अभी टच करना चाहेंगे या फिर अवॉइड करेंगे सर? स्पेशली अगर आप देखें फ्रंट लाइन जो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस है उसको देखते हुए, उस सूरत हाल देखते हुए। देखिए, बैंक से बिना काम चलना नहीं है। इकोनॉमी का रिकवरी तो बैंक से होगा। आई मीन लेंडिंग हैज टू हैपन, अदरवाइज देयर इज नो इकोनॉमी। सो वेल डन बैंक्स, लार्ज वेल डन बैंक जिन्होंने कोविड में डिमॉन्स्ट्रेट किया कि भाई दे ऑफ कोर्स एवरीबॉडी विल बी हर्ट, बट दे हैव कैपेबिलिटी टू गेट हर्ट एंड कम बैक। सो ये जिन्होंने रोबस्ट इंजन दिखाया है इन टर्म्स ऑफ अंडरराइटिंग एंड डिपॉजिट कलेक्शन एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसिलेंस जो दिखाया उन्होंने, वो सब बैंक्स अभी फिर से वापस थोड़ी तकलीफ होंगी। बट अनसर्टेनिटी इज फ्रेंड ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो ये जो अनसर्टेनिटी में एक खराब टाइम में आपको अच्छे बैंक्स यदि कम दाम में मिले तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इन्वेस्ट चाहिए, क्योंकि इंडियन बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर, बड़े बैंक्स जो हैं 3-4, उनको बहुत यूनिक एडवांटेज है, क्योंकि आपको अभी डिजिटल आ गया है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का कमी था वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन जो पूरा बिजनेस मॉडल है पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर जो हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है, वो बहुत जोर से हो रहा है। सो उसके चलते जो इंडस्ट्री में 12-15% का ग्रोथ आना चाहिए, उनके पास करीब 20 से 25% का ग्रोथ आएगा। तो ये एक बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है, और मेरे ख्याल से एक रिजनेबल प्राइसेस में अभी 2-3 महीने जब अनसर्टेनिटी बढ़ते आएगी, ये क्वार्टर का रिजल्ट फिर थोड़ा सा इफेक्टेड रहेगा, फर्स्ट क्वार्टर का, जून क्वार्टर का। यदि कोविड बढ़ते रहा तो क्लियरली जून क्वार्टर में प्रोविजनिंग फिर बढ़ेगा। उसके चलते मेरे ख्याल से अनसर्टेनिटी बढ़ेगी और वैल्यूएशन थोड़े सॉफ्ट रहेंगे। सो मेरे ख्याल से यस, अपॉर्चुनिस्टिकली, सेलेक्टिवली people should bet on to well-run banks. ओके, आप फ्रंट लाइन प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में वेल रन बैंक पे आप देखें बुलिश हैं और उनको आप लेना चाहेंगे। सर अभी आपने मेटल्स की टिप्पणी करी, मेटल्स पर टिप्पणी करी, कमोडिटीज़ में ही एक और क्लास केमिकल स्पेस। आप यकीन मानिए सर, देखिए बीते 2 साल में जो हमने इसमें मूव देखा है इन स्टॉक्स में, सब्सटेंशियल मूव, मल्टीफोल्ड रिटर्न्स इन स्टॉक्स ने दिए हैं। आप केमिकल्स में एक बात होती है ना सर कि हाँ अब प्रॉफिट्स को बुक करना चाहिए, अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए। इस स्पेस पे आपका तर्क क्या है? क्या अब एक सीरियस प्रॉफिट बुकिंग के ये दावेदार हैं स्टॉक्स, या फिर नहीं, आपको लगता है कि नहीं कंटिन्यू करिए जहां पर भी हैं आप बैठे हुए हैं? एक कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी समझ कम है बताने लाइक, एक तो पहली बात कि हर कंपनी एक नहीं है। इसमें हर कंपनी अलग ढंग से मतलब बिजनेस कर रही है। कोई फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, कोई इंडस्ट्रियल केमिकल्स है, कोई बहुत यूनिक केमिकल है, कोई चाइना प्लस स्ट्रेटेजी है। और जो कंपनीज की हालत बहुत खराब थी 2 साल पहले, और आज सडनली 12 महीने में बहुत जोर से बढ़ गया क्योंकि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स है गॉन अप, वो प्राइसेस कैन डेफिनेटली कम डाउन। बट द कंपनीज which have unique advantage in terms of process or in terms of technology or in terms of client relationship, उस टाइप के जितने लोग हैं, आई थिंक वहां पर वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा और उनके प्रॉफिट बढ़ेंगे। सो ये हालांकि बाजार में बढ़ गए हैं काफी, बट उनके साइजेस बहुत छोटे हैं, सो कंपेयर टू पर्टिकुलर चाइनीज कंपनीज। सो मुझे लगता है कि ये सेक्टर जिसको नॉलेज है, जिसको कंपनी की समझ है, वो अपने हिसाब से जजमेंट ले। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका स्टॉक का दाम 5 गुना हो गया है, 4 गुना हो गया तो कहानी खत्म हो गई, ऐसी बात नहीं है। इसमें क्या है कि ये नया बिजनेस मॉडल है, चाइना प्लस स्ट्रेटेजी बनते आ रहा है। कई जगह, कई प्लेसेस जो है चाइना से वैकेट हो रहे हैं तो इंडिया में आ रहा है। और दूसरा ये कि इन सम प्लेसेस द प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स आर सो मच एंड इंडिया वांट्स टू रिड्यूस द इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, उसके चलते उनको काफी एडवांटेज भी है। सो ऐसा मतलब इट इज कंपनी बाय कंपनी, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस, इट इज फुल ऑफ इनोवेशन एंड लॉट ऑफ एडवांटेज फॉर इंडियन कंपनीज लाइक सॉफ्टवेयर और फार्मास्यूटिकल्स। जी रामदेव साहब, आपके लिए सारे सेक्टर्स ही चहेते हैं, लेकिन एक स्पेस जो आप दिल से ज़रूर ट्रैक करते हैं वो है ब्रोकिंग इंडस्ट्री। पिछले लगभग 6 महीने में और ज़रूरी 1.5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि तांता लगा हुआ है लोगों का ज्वाइन करने के लिए। आप समझिए पूरा भारतीय बाज़ार रॉबिनहुड ट्रेडर्स के नाम से इस पूरी टिप्पणी को हम लोग देखते हैं, और इस वक्त सबसे बड़ा हिस्सा बाज़ार का है रिटेल निवेशक।
किस हिसाब से आप ब्रोकिंग इंडस्ट्री को बढ़ते हुए देखते हैं? देखिए, एक्चुअली इंडिया में यदि कोई ट्रूली डिजिटल बिजनेस है आज के दिन, मतलब डिजिटल तो सभी है, मतलब लाइक फ्लिपकार्ट ये वो सब है, बट एक्चुअली जो आज एक्शन में है, लिस्टेड है, और जो ट्रूली एंड टू एंड आपको डिजिटल फुलफिलमेंट कर रहे हैं, वो है बुकिंग इंडस्ट्री। आपका क्लाइंट इंट्रोडक्शन पूरा डिजिटल है, देयर इज नो पेपर वर्क, 10 मिनट में 5 मिनट में आजकल थैंक्स टू आधार कार्ड, पैन कार्ड, डिजिटल इंट्रोडक्शन हो रहा है, आप सौदा करते हैं, सेटलमेंट होता है, पे आउट होता है, पे इन होता है, सब कुछ end to end 100%. You don't have to see where is the broker's office, and that उससे चलते इसी the moment something goes digital, the penetrations go through the roof. आपका जो देखिए इंडिया में because of कोई physical character और KYC के प्रॉब्लम के कारण से पिछले 25 साल में एक्चुअली क्लाइंट्स आए नहीं थे, क्लाइंट सब अटके हुए थे। अब डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन होने से एक तो समझ बहुत बढ़ गई है, प्रॉस्पेरिटी आ गई है, और लोग अब जो है वहाँ ऐसी ऐसी जगह से आ रहे हैं जो कभी वो सोचे नहीं थे। So I think the digital engine into this business has completely changed the face of it. It remains a cyclical industry in the sense that if markets are up, trading will be much higher. People keep booking profits and buying into new one. But I don't think the investors are going to go anywhere. The volume expansion जो होगा एक बार, उसमें थोड़ा सा जैसे डेली मान लो टर्नओवर 25 लाख करोड़ होता है, तो 25 का गिर के डेफिनेटली 20 हो जाएगा, लेकिन 25 का 2 या 3 नहीं होने वाला। So I think this industry has evolved, and it will evolve further as the economy picks up. चलिए, अग्रवाल साहब, हमेशा ऐसा लगता है कि आपसे कई घंटों भी बात करते रहें तो वो समय कम पड़ेगा, लेकिन क्या कीजिए, समय ही एक ऐसा कम्युनिस्ट है जो सबके साथ बराबर है, और फिलहाल समय हो चुका है 10 के दमदार ट्रेड्स को समेटने का। आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, आपका बहुत बहुत आभार। मैं ये मान के चलता हूँ कि बाज़ार में जिस तरीके से आप तेज़ी कह रहे हैं सेक्टर्स में, वो विदित होती हुई दिखेगी अगले 6 से 9 महीने में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। चलिए, वीरेंद्र जी और चंदन तपड़िया साहब को और मेरे को दीजिए इजाज़त, लेकिन फ़िलहाल ट्रेडर्स हॉटलाइन की कमान आपको संभालते हुए दिखेंगे हमारे मित्र प्रदीप पांड्या साहब। प्रदीप जी, ओवर टू यू। शुक्रिया शैल जी आपका। तो काफ़ी दिलचस्प बातचीत रामदेव अग्रवाल साहब के साथ आपने सुनी, और लंबी अवधि के लिए जिस तरह से इतने सालों में आपने शानदार कमाई की है, रामदेव जी के गाइडेंस के साथ आप आगे भी करेंगे। बाजार का मूड लेकिन आज देखिए तो शॉर्ट टर्म में भी उतना ही शानदार दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम 14,800 के ऊपर आए, 14,850 के आसपास तक गए हैं, और ऐसी उम्मीदें जग रही हैं कि शायद आप यहां से अब 15,000 का मुंह एक बार फिर से जल्दी ही देख पाएंगे। लेकिन क्या ऐसा होगा, इस सवाल का जवाब लेंगे अपने एक्सपर्ट से जब वो हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आपके क्या सवाल है, आप हमसे पूछिए। आपका अगर इंडेक्स में ही कोई कॉल या पुट ऑप्शन या फ्यूचर्स लॉन्ग या शॉर्ट है, उस पर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हैशटैग आस्क आवाज FNO पे हमें टैग कीजिए। अगर कैश मार्केट में पोजीशन ली है या लेना चाहते हैं तो हैशटैग आस्क आवाज कैश पे हमें टैग कीजिए। जब तक आपके सवाल हमारे पास पहुंच रहे हैं, तब तक देखते हैं इस वक्त की खास खबरें।